ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। मुझे पता है सारे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बट लास्ट में अपन एक टेबल पढ़ेंगे, उस टेबल में आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा इनको कैसे याद रखना है। तो बीटाट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन के लिए बना हुआ था, तो फिर इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखो बीटाट्रॉन का सबसे उसमें ज्यादा बड़ी दिक्कत ये थी कि इसका साइज बहुत बड़ा था। इसमें जो मैग्नेटिक पोल्स अपन ने लिए थे उनका भार, यहाँ भार है, भार बहुत ज्यादा था। और इस भार को कम किया जा सकता है अगर इसमें ऊर्जा की वृद्धि के लिए हम मैग्नेटिक वाले मैग्नेट जो है वो तो छोटे ले लेंगे, और अगर मैं छोटे लेंगे तो एनर्जी में कम इंक्रीमेंट होगा। तो बची हुई एनर्जी जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपनसेट कर लेंगे। कुल मिला के ये है कि बीटाट्रॉन के अंदर हमने जो सारी की सारी एनर्जी बढ़ाई थी वो मैग्नेट्स की वजह से बढ़ रही थी पूरी। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपन कुछ पार्ट एनर्जी का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बढ़ाएंगे, तो छोटे मैग्नेट ले लेंगे, और कुछ पार्ट जो है वो अपन रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ाएंगे और फेज स्टेबिलिटी को बनाए रखेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इसका कैसे होता है, ये देखिए, एक मिनट। डोनट शेप का होता है ये, सबसे पहले देख लीजिए आप डायग्राम में, यहाँ पर डोनट शेप होता है, पर इसको रखा कैसे जाता है, ये देखो यहाँ पर। तो कंस्ट्रक्शन, ये डोनट शेप की एक वैक्यूम चैम्बर होता है जिसको रिंग शेप के मैग्नेटिक पोल जिनका क्रॉस सेक्शन सी के आकार का होता है उनके बीच रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये रहा मैग्नेट, ये रहे मैग्नेट, ये रहे मैग्नेट। साइड से इनको देखने पर इनका शेप कैसा लग रहा है आपको, सी आकार का। क्रॉस सेक्शन कैसा लग रहा है, सी आकार का। इसके बीच में अपना ये जो डोनट सेक्शन है, ये अपना मेन वो है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, ये है, इसको रखा जाता है। यहाँ पर भी इसको रखा जाता है, और इनके पास में फ्लक्स रोड रखी जाती है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स रोड जो है, इनका काम क्या है वो मैं बताती हूँ अभी, ना बाहर रखे जाता है। चलो, इसमें इलेक्ट्रॉन गन से इंजेक्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन को इसमें इलेक्ट्रॉन गन से इंजेक्ट करेंगे। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन गन है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन गन, यानी यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गन जो है, सबसे पहले उससे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन करेंगे और आराम से स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते रहेंगे। और हर बार चक्कर लगाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा वृद्धि करने के लिए इसमें क्या होता है, हम दो रेजोनेंट कैविटी भी लगाते हैं। रेजोनेंट कैविटी का काम क्या है थोड़ी देर में बताऊंगी। रेजोनेंट कैविटी के बीच में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो वो डायग्राम में यहाँ देख लीजिए, ये दो कैविटी दिख रही होगी आपको, ये एक कैविटी हो गई, ये वाली एक कैविटी, और दूसरी कैविटी ये हो गई, दूसरी कैविटी ये हो गई, और इन दोनों को जोड़ दिया है, और यहाँ पर हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने लगा दिया। अब वर्किंग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से 50 से 150 केईवी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को डोनट वैक्यूम चैम्बर में इंजेक्ट करा हमने। तो सबसे पहला काम क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ने किया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में गति करने लग गए, साथ साथ में उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमने कर दिया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों पर टेंजेंशियल त्वरण लग गया। टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट होता है। टेंजेंशियल की वजह से मैंने बताया था सर्कुलर मोशन में गति में एक तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है उससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में वृद्धि होती है। तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से स्पर्शीय त्वरण लगता है, और यहाँ पे उसमें एनर्जी में वृद्धि होती है, ठीक है। इस डोनट के बाहर में चुंबकीय फ्लक्स की रोड रखी हुई होती है, उनकी परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता बहुत अधिक होती है। अब इनका काम क्या है, इनका डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में 2 या 3 MeV की वृद्धि हो जाए, क्योंकि अभी ये केईवी के थे, देखो अभी ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थे, अब ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हो गए। इतना होते ही ये छड़े जो है वो सेचुरेटेड हो जाएंगी। इनके सेचुरेशन होने से हमें क्या फायदा है, देखो ये फ्लक्स रोड कहाँ पर रखी हुई है, आप ये देखिए इस चेम्बर के यहाँ पे बाहर, जहां ये डोनट शेप खत्म हो जाता है, डोनट शेप सिर्फ इतना ही है। जो मैं ब्लू कलर की लाइनें बना रही हूँ यही हमारा डोनट शेप है। इसके बाहर का हिस्सा जो है वो इस डोनट का पार्ट नहीं है, ना तो ये हिस्सा इसका पार्ट है ना ये हिस्सा इसका पार्ट है। तो जो फ्लक्स रोड है वो बेसिकली डोनट के बाहर ही है, मतलब
आपको अंदर दिख रही है, लेकिन ये एक रिंग है। एक रिंग अगर ऐसे बनाओगे तो इसके जो बीच का हिस्सा है वो खाली तो है, वो भी रिंग के बाहर का ही हिस्सा होगा। बाहर में यही पार्ट नहीं आता, बाहर में ये वाला पार्ट भी आता है, क्योंकि ये रिंग का हिस्सा नहीं है। तो ये फ्लक्स रोड जो होती है, ये जब सेचुरेट हो जाती है, तो सेचुरेट होने के बाद इनका काम क्या होता है कि जो मैग्नेट हमने लगाए हैं, जो मैग्नेट हमने लगाए हैं, उनका इफेक्ट इलेक्ट्रॉनों पर पड़ना बंद हो जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़नी बंद हो जाती है इन फ्लक्स रोड्स की वजह से। तो जब ये सेचुरेट अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ऊर्जा में वृद्धि होना बंद हो जाता है। अब ऊर्जा में वृद्धि कहाँ से होगी? तो आधी ऊर्जा में वृद्धि तो किसने कर ली? मैग्नेटिक फील्ड ने कर ली। इसके बाद काम शुरू होता है कैविटी के ऊपर जो हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से सिंक्रोनाइज करते हैं कि प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉन जो है वो जब कैविटी में पहुंचे, घूम के आगे कैविटी में आए, तभी उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब इसका प्रिंसिपल देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 या 3 MeV होती है, तब इसकी वेलोसिटी जो होती है वो अगर फॉर्मूले से देखें तो 0.98 c हो जाती है। तो हम उसको v को नियरली इक्वल टू c ले लेते हैं मान लो। तो अगर इस वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ क्या होता है? टाइम पीरियड का उल्टा होता है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस कितनी है सर्कुलर मोशन में? 2πr0। और स्पीड कितनी है? c। तो फ्रीक्वेंसी का मान निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? c अपॉन 2πr0। और यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा कितना होता है हमारे पास? 2πf होता है। ओमेगा कितना होता है? 2πf। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है? c/r0। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे c, और r0 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ सॉरी, r0 की नहीं रखेंगे, f की वैल्यू रखेंगे, और 2 की रखेंगे, पाई की रखेंगे, c की रखेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास f की वैल्यू आ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में और वृद्धि करनी हो तो प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा वृद्धि के समय वापस आते टाइम पे ये आपके काम का नहीं है, ये लीव इट। अब देखो, अगर m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो हम साइक्लोट्रॉन में, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में, उन सब में पढ़ चुके हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? Eb अपॉन m होती है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? Eb अपॉन 2πm होती है, क्योंकि वो ओमेगा अपॉन 2π फॉर्मूले से मैंने यहाँ निकाला है। समीकरण 1 से स्पष्ट है। इस 1 से क्या पता चलता है कि 2 या 3 MeV या इससे ज्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन समीकरण 2 से स्पष्ट है, ये यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको? ये यहाँ पे लिख रहा है कि 2 या 3 MeV यानी ये फ्रीक्वेंसी जो है, इससे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन समीकरण 2 से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में रिलेटिविस्टिक परिवर्तन के कारण घूर्णित कक्षीय आवृत्ति में परिवर्तन होता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं इसका आपको मतलब समझाती हूँ। इक्वेशन 1 में m नहीं है, इक्वेशन 2 के अंदर m है। जिसमें भी m होगा उसमें ये वाली प्रॉब्लम आएगी, m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर अपन ने देख लिया। तो इक्वेशन 1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मास वहां पर अपीयर नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? मास आ रहा है, तो इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए ओमेगा को नियत रखने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को इस तरह से परिवर्तित करना पड़ेगा कि प्रत्येक स्थिति में हमारी इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसकी गति जो है वो सिंक्रोनाइज्ड रहे। तो सिंक्रोनाइज्ड रहे, इसके लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ओमेगा की वैल्यू c/r0 जो है वो Eb अपॉन m के बराबर होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें ये मिल जाएगा। ये मास इंटू स्पीड होता है। मास इंटू स्पीड क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम होता है। तो संवेग कितना आ गया? E r0b। और रिलेटिविस्टिक एनर्जी कितनी होती है हमारे पास? ये होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का संवेग p विराम ऊर्जा से बहुत ज्यादा हो, यानी पी सी की वैल्यू m0c² से बहुत ज्यादा हो, तो इसको हम हटा देंगे। E नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा? pc के बराबर आ जाएगा। p का मान कहाँ से रखेंगे? ये रखेंगे E r0b। तो p का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी के अंदर हम जिनकी वैल्यू जानते हैं उनकी रखेंगे, E की जानते हैं, C की जानते हैं, ये वैल्यू रख देंगे, बाकी नहीं रखेंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आ रही है 300, R0, B की वैल्यू आ रही है। अब हम वैसे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की अधिकतम सीमा कुछ भी नहीं है, हम कितनी भी इसके अंदर एनर्जी
बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी लॉस का एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखिए। ये देखो, पर चक्कर में एनर्जी का जो लॉस होता है वो एनर्जी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए एक जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी एनर्जी हम नहीं बढ़ा सकते। तो हाईएस्ट इस त्वरित से, इस एक्सेलरेटर से हाईएस्ट कितने एनर्जी प्राप्त की गई? 1000 MeV या 1 GeV गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो प्राप्त किया गया है। सो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। इसके बाद में है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पूरा दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन है, फिर उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। ये उसका डायग्राम है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो उसका डायग्राम है। देन ये उसकी वर्किंग है। ये थ्योरी है। यहाँ पे हमें दो तरह से फ्रीक्वेंसीज मिलती है, एक मैग्नेटिक फील्ड वाली और एक उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। तो वो दोनों जो है सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। और एनर्जी अपन ने देख ली है कितनी मिलती है। एनर्जी लॉस को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो इसमें हमें 1000 MeV या फिर 1 गीगा भी, बस ये हमें मिलता है यहाँ पे।